और ये लगभग फरवरी मार्च हर शिफ्ट में आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल की बात हो रही है जिसका अंकित मूल्य 50,000 है। इसे खुदरा विक्रेता को 14% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 24% की छूट देने के बाद अपनी लागत पर 33% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे डाइनिंग टेबल पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। सबसे पहले अंकित मूल्य है 50,000, उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं दो, एक 14%, 14% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 रुपए की चीज पर 14 रुपए का डिस्काउंट, तो आपने उसको कितने में बेच दिया होगा, 86 रुपए में, ठीक है, 14% का डिस्काउंट देकर। दूसरा डिस्काउंट दिया है 30% का, 30% का मतलब क्या है, 100 रुपए की चीज पर 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 70 रुपए में आपने बेच दिया होगा। तो ये आया जो उस खुदरा विक्रेता ने ये डाइनिंग टेबल खरीदी थी, तो उसका क्रय मूल्य ही आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व करो, देखिए 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट, तो ऊपर जो भी बचा है उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, 5 गुणा 86 गुणा 70, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट में। अब ग्राहक चाहता है, खुदरा विक्रेता चाहता है कि वो 24% की छूट दे, उसके बावजूद 33% का लाभ कमाए। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकालोगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना देना चाहते हो आप, 24% का, तो 100 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा 76, ठीक है। और लाभ कितने का चाहते हो आप, 33% का, तो लाभ कैसे निकालते हैं, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 33 करोगे 133 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आया 76 यूनिट, अंकित मूल्य आया 133 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो आपके सामने ये है, तो 76 यूनिट की वैल्यू ये है, हमें अंकित मूल्य बताना है, मतलब 133 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। बस इतना सा काम था। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो भई अगर हम यूनिट डिजिट से यहाँ पर जाएँ तो 2 ऑप्शन सेम है, तो यूनिट डिजिट में हम फँस सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शन हमारे रह सकते हैं। तो दूसरी अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 76 में तो 5 का कोई भी मतलब नहीं है, इसमें तो कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है। ऊपर अगर आप देखोगे तो एक 5 यहाँ पर है और 70 में भी एक 5 है, ठीक है? 70 में भी एक 5 है क्योंकि ये 70 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 70 में भी 5 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो एक 5 तो ये हो गया, ये वाला, और एक 5 इसमें है। तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना देंगे, 25, 25 बना देंगे, और क्योंकि नीचे कोई भी 5 नहीं है तो ये 25 किसी से कटेगा भी नहीं। तो 25 तो ऊपर मल्टीपल में रहना है, मतलब जो भी मेरा आंसर रहेगा उसमें 25 का फैक्टर होना चाहिए। अब 25 का फैक्टर अगर है तो 25 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी संख्या 25 से तब डिवाइड होती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएँ। तो लास्ट के 2 डिजिट की अगर हम बात करें तो कौन से ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं? तो यहाँ पर है क्या, नहीं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है। कुछ कैलकुलेशन आपने करी क्या? बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी है। डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो ये तो हुआ 25 की डिविजिबिलिटी, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी चेक कर सकते थे। डिजिटल सम से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।